मंत्रिमंडल ने दी ऑटोमोबाइल और ड्रोन उद्योगों के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी। 26,058 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित। दूसरे राज्यों में पढ़ने वाले भी अब होंगे छत्तीसगढ़ के निवासी। राज्य सरकार ने किया नियमों में संशोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा और समर्पण अभियान के तौर पर मनाएगी भाजपा। प्रदेश भर में होंगे आयोजन। और वायु प्रदूषण और पेट्रोल डीजल की कीमतों के कारण छत्तीसगढ़ में बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक वाहन। राज्य सरकार ने दिलाया हर संभव मदद का भरोसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए आप देखते हैं समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑटोमोबाइल और ड्रोन उद्योगों के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन यानी पीएलआई योजना को 26,058 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ मंजूरी दी है। इससे उच्च प्रौद्योगिकी, अधिक कुशल और हरित ऑटोमोटिव निर्माण में एक नए युग की शुरुआत होगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया कि ऑटो क्षेत्र के लिए 25,938 करोड़ रुपए और ड्रोन उद्योग के लिए 120 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इससे देश में उन्नत ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के उद्भव को प्रोत्साहन मिलेगा। भारत में विनिर्माण की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ऑटो उद्योग, ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री जो है उसको, और ड्रोन इंडस्ट्री, इन तीनों को प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम इनके लिए लेकर आए हैं। द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर ऑटो इंडस्ट्री, ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री, ड्रोन इंडस्ट्री टू एनहांस इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज। और इस योजना में कुल मिलाकर 26,058 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पीएलआई स्कीम जो हमारी ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री और ड्रोन इंडस्ट्री के लिए है, इसके कुल मिलाकर 26,058 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें से ऑटो सेक्टर के लिए 25,938 करोड़ रुपए का प्रावधान रहेगा और ड्रोन सेक्टर के लिए 120 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। श्री ठाकुर ने बताया कि इस योजना से 5 सालों में 47,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का नया निवेश हो सकेगा और 7,60,000 से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने बताया कि इससे भारत की विनिर्माण क्षमता बढ़ेगी और देश में पर्यावरण की दृष्टि से स्वच्छ इलेक्ट्रिक वाहनों और हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहनों का इस्तेमाल भी बढ़ेगा। राज्य सरकार ने स्थानीय निवासियों की परिभाषा में संशोधन करते हुए प्रदेश के बाहर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को भी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र देने की घोषणा की है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पूर्व में निर्धारित नियम में संशोधन कर नई शर्तें जोड़ी गई हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संशोधित नियमों के अनुसार अब छत्तीसगढ़ के बाहर दूसरे राज्यों में शिक्षा प्राप्त कर रहे आवेदकों को भी स्थानीय निवास प्रमाण पत्र दिया जाएगा। साथ ही ऐसे व्यक्ति जिन्होंने राज्य के बाहर शिक्षा प्राप्त की हो, यदि उनके माता पिता छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने की पात्रता रखते हो, तो उन्हें भी निवास प्रमाण पत्र दिया जाएगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में 8 सितंबर को आयोजित कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया था। इसके परिपालन में राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आज यहां मंत्रालय नवा रायपुर से इस संबंध में शासन के सभी विभागों, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल बिलासपुर, विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को परिपत्र जारी कर दिया गया है। परिपत्र में कहा गया है कि नई शर्त के साथ संदर्भित परिपत्र की दूसरी सभी शर्तें यथावत लागू रहेंगी।
उल्लेखनीय है कि राज्य शासन के ध्यान में यह आया है कि ऐसे आवेदकों को जो कि छत्तीसगढ़ से बाहर दूसरे राज्यों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या प्राप्त कर ली है, उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। ऐसे आवेदकों के लिए स्थानीय निवासियों की परिभाषा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 17 जून 2003 को जारी निर्देशों में संशोधन करते हुए नई शर्त जोड़ी गई है। भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की 161वीं जयंती पर राजधानी रायपुर में इंजीनियर्स डे मनाया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में विश्वेश्वरैया जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने सभी इंजीनियर्स को बधाई देते हुए कहा कि किसी भी राष्ट्र और राज्य के निर्माण में इंजीनियर्स की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इंजीनियर्स अपने तकनीकी ज्ञान और कुशलता से विकास और समृद्धि की मजबूत अधोसंरचना तैयार करते हैं। इधर सिविल लाइंस में भी सर्किट हाउस स्थित विश्वेश्वरैया चौक पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। संयुक्त अभियंता अभियान समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में महापौर एजाज ढेबर ने रायपुर में विश्वेश्वरैया की स्मृति में भवन बनाने की घोषणा की, जिसमें उनकी स्मृतियों को सहेजा जाएगा। आज हम सभी लोग यहाँ पर सब हम लोग आए थे और अच्छी बात यह है कि उनके याद में एक ठोंग भवन का भी निर्माण किया जाएगा कि जो उन्होंने काम किया उसको लेकर सब उनकी जो स्मृतियाँ हैं, जो उनकी यादें हैं या जो उन्होंने काम किए हैं उनको पूरी तरीके से वहाँ पर एक उसमें सजाया जाएगा। कार्यक्रम में उपस्थित छत्तीसगढ़ राज्य पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि विश्वेश्वरैया के नाम पर राजधानी में एक भवन बनाने का संकल्प लिया गया है। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्मदिन इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। रायपुर में उनकी प्रतिमा के पास संयुक्त अभियंता अभियान समिति के तत्वावधान में जबरदस्त आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में इंजीनियर्स उपस्थित हुए। इस अवसर पर राजधानी में एक इंजीनियर्स भवन विश्वेश्वरैया जी के नाम से बनाने का संकल्प भी लिया गया। उल्लेखनीय है कि भारत के महान इंजीनियर भारत रत्न सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की स्मृति में उनके जन्मदिन 15 सितंबर को अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भारतीय जनता पार्टी सेवा और समर्पण अभियान के तौर पर मनाएगी। प्रधानमंत्री के जन्मदिन 17 सितंबर की तारीख से 7 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी सेवा और समर्पण अभियान चलाएगी। 17 सितंबर को श्री मोदी का जन्मदिन है, तो वहीं 7 अक्टूबर 2021 को नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर अपने 20 साल पूरे करेंगे। छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि 20 दिन बाद सेवा समर्पण अभियान 17 तारीख से प्रारंभ करने जा रहे हैं। उसको दिशा देने के लिए सेवा और समर्पण अभियान जो 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक 20 दिन का ये सेवा और समर्पण अभियान हम प्रारंभ करने जा रहे हैं 17 तारीख से। और ये सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका जन्म दिवस 17 सितंबर को है। उनकी योजनाओं से गरीबों के, पिछड़े दलित वर्गों के, समाज के सबसे पिछड़े लोगों के लिए और किसानों के लिए जितनी योजना बनी है, उन योजनाओं को इस 20 दिन के अंदर जन जन तक पहुंचाने का एक बड़ा उद्देश्य भी इसी के साथ है। इस अभियान के तहत प्रदेश और सभी जिला मुख्यालयों में प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व और उनके जन कल्याण के कामों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसके अलावा नमो ऐप पर भी वर्चुअल प्रदर्शनी होगी। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को मुफ्त राशन बैग वितरण बड़े स्तर पर किया जाएगा और पार्टी के सभी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि अन्न वितरण केंद्र पर जाएंगे। पार्टी के कार्यकर्ता रक्तदान शिविर और स्वच्छता अभियान भी चलाएंगे।
परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा है कि वर्तमान में वायु प्रदूषण की वैश्विक समस्या के मद्देनजर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की सख्त जरूरत है। इसके तहत छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों और सौर ऊर्जा के क्षेत्र संबंधी मिशन को राज्य सरकार द्वारा आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने सहित हर संभव मदद दी जाएगी। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर परिवहन विभाग द्वारा इलेट्स टेक्नोमीडिया के सहयोग से वर्चुअल रूप से आयोजित छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिकल व्हीकल कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम उद्योग और नागरिकों को इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति सरकार की नीतियों के बारे में जागरूक करने के लिए एक अच्छा मंच तैयार करेगा। इसका उद्देश्य राज्य में ई मोबिलिटी क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना है। वाहनों के संचालन के लिए पेट्रोल और डीजल का उपयोग किया जा रहा है, जिसकी पूर्ति के लिए अन्य देशों पर निर्भरता बनी हुई है और समय के साथ लगातार इसके मूल्यों में वृद्धि हो रही है। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रिक वाहन एक अच्छे विकल्प के रूप में उभर कर सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इनमें ई कार्ट और ई रिक्शा में 5 वर्षों के लिए मोटर यान कर में छूट दी गई है। छत्तीसगढ़ राज्य अत्यावसायी सहकारी वित्त और विकास निगम द्वारा बैटरी चलित ई रिक्शा के लिए ऋण दिया जाता है। ई रिक्शा और ई कार्ट वाहनों का फिटनेस नवीनीकरण 3 सालों के लिए किया जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निर्माण श्रमिक ई रिक्शा सहायता योजना लागू की गई है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा 50,000 रुपए अनुदान के रूप में एकमुश्त दिए जा रहे हैं। इस अवसर पर आयुक्त परिवहन टोपेश्वर वर्मा, अपर परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा, उप परिवहन आयुक्त शैलभ साहू मौजूद थे। दूरदर्शन आज अपने स्थापना दिवस की 62वीं वर्षगांठ मना रहा है। दूरदर्शन भारत का सबसे पहला और सबसे पुराना टीवी नेटवर्क है। भारत में टीवी के दौर की शुरुआत दूरदर्शन के साथ ही हुई थी। ये 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में एक छोटे ट्रांसमीटर और मेकशिफ्ट स्टूडियो में हुई थी। 1972 में टीवी सर्विस दिल्ली से मुंबई और अमृतसर भी पहुंची। 1975 तक भारत के 7 शहरों में टीवी सर्विस शुरू हो गई थी और दूरदर्शन देश का एकमात्र टीवी सर्विस प्रोवाइडर था। 1982 में दूरदर्शन ने अपने चैनल डीडी नेशनल की शुरुआत की और इसके साथ ही दूरदर्शन का राष्ट्रीय प्रसारण भी शुरू हुआ। इसी साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस भाषण के साथ ही भारत में कलर टीवी की भी शुरुआत हुई। इधर छत्तीसगढ़ में दूरदर्शन के स्थापना दिवस के अवसर पर दूरदर्शन केंद्र रायपुर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। दूरदर्शन के समस्त कर्मचारियों के लिए आई कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा आंखों की जांच की गई। साथ ही दूरदर्शन के लिए तैयार किए गए विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण भी किया गया। प्रदेश में पिछले 24 घंटे की बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। बारिश के कारण कई गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। भारी बारिश के कारण गरियाबंद मार्ग को बंद करना पड़ा है। बताया गया है कि रायपुर, धमतरी, महासमुंद और गरियाबंद जिले में बारिश से काफी नुकसान हुआ है। राज्य प्रशासन द्वारा जिला कलेक्टरों से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी गई है। गरियाबंद जिले में निचली बस्तियों में पानी भरने से कई कच्चे मकान गिर गए हैं। इससे लोगों को खुले आसमान के नीचे रात गुजारनी पड़ी। ग्रामीणों का कहना है कि आधी रात को अचानक आई बाढ़ के कारण वे अपने घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचे और कुछ ही देर में उनका घर टूटकर गिर गया। उन्होंने प्रशासन से मदद की गुहार भी लगाई है। 3 बजे रात के पानी उतिल बाढ़ ऐसे जटना पीढ़ो ऊपर पानी आगे में लटपट निकले हो, जस्ट निकले हो और छानी खपरा सब जमीन में गिर गए। जान है बाँच गए, मोर तेला सहारा कुछ सामान मोर निकाल नहीं सके। कैसे रहूं, कैसे जीऊं? अब तो मोर तो रहे के भी जगह नहीं है, कहीं नहीं, सामान वामान भी कुछ नहीं है। कुकरी चिंगड़ी रहती सो कुछ नहीं है, मैं क्या करूं? अब सरकार है वही मदद कर सकते हुई। और तो सब नुकसान हो गए साहब, दाल चावल कपड़ा ओढ़ना पलंग बिस्तर कुकरी चिया सब बहा गए, दाल चावल मोर तो पूरा घरे अच्छा डूब गए साहब। और गिर गए पूरा मलमा हम नीचे में और दब गिरे हैं, लटपट जी बचा भागे हैं और कोई बचाने वाला नहीं रही साहब। हमारे लोग ले कल तक हम भागे रहे हैं, कोनो बचाने वाला नहीं रही। हम 4 मई पिला हम लटपट बाचे, अब हमारे का कुछ भी नहीं है।
गरियाबंद नगर पालिका अध्यक्ष गफ्फार मेमन ने बताया कि 50 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। प्रभावितों के लिए राहत कार्य जारी है। साथ ही प्रशासन से मांग है कि उन्हें मुआवजा देकर रहने की व्यवस्था भी की जाए। क्षेत्र में करीब 50 घरों में क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसमें से 30 घर तो ऐसे हैं जो पूरे तरीके से ढह गए हैं। चाहे कलेक्टर साहब हो, चाहे एडिशनल साहब हो, सभी लोग सवेरे से लगे हुए हैं। नगर पालिका की पूरी टीम लगी हुई है। नगर पालिका द्वारा मंगल भवन में व्यवस्था कराई गई है। जिनका घर प्रभावित हुआ है, जिनके घर रहने के लिए घर नहीं है, उनको खाने की और रुकने की व्यवस्था कराई गई है। और शासन से गुहार लगाए हैं कि जल्द से जल्द इनको मुआवजा देकर इनका घर को फिर से बनाया जाए। इसी तरह प्रदेश के बिलासपुर, दुर्ग, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और जांजगीर चांपा जिले में भी बाढ़ के हालात हैं। जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग द्वारा लोगों से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में नहीं जाने की अपील की गई है। राज्य शासन ने सभी जिलों के कलेक्टरों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने और प्रभावितों को तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जितने लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनकी पहचान कर उन्हें उचित मुआवजा देने के निर्देश भी दिए गए हैं। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।